नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ चुके। ये धारिता चैप्टर या यूं कह दें स्थिर वैद्युतिकी का लास्ट लेक्चर है। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हमने दो चैप्टर पढ़े। पहला विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, दूसरा स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। धारिता में समांतर श्रेणी क्रम पढ़ा दिया गया है, उसके कुछ न्यूमेरिकल भी करा दिए गए। ये लास्ट लेक्चर है सर्किट के न्यूमेरिकल का। मैं आपको बता दूं बच्चों, अगला चैप्टर धारा विद्युत की चलेगा, उसमें भी प्रतिरोध के न्यूमेरिकल आएंगे। मैं न्यूमेरिकल एक जगह ले सकता हूं, या तो प्रतिरोध में ले लूं या संधारित्र में ले लूं। तो सर्किट के न्यूमेरिकल मुझे एक जगह लेने, मैं संधारित्र में जो सर्किट वाले क्वेश्चंस हैं उनका एक सेपरेट लेक्चर ले रहा हूं, ये वाला जो आप अभी देखेंगे। प्रतिरोध में फिर मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, प्रतिरोध में फिर वही सर्किट होंगे। श्रेणी क्रम समांतर क्रम के सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जैसे अभी अपन देखते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम, तो तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। संधारित्रों का समांतर क्रम, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस। जब प्रतिरोधों की बात होगी तो प्रतिरोधों की बात में बस इतना सा फर्क आएगा कि प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम है वो यहां पर समांतर क्रम की तरह ट्रीट करता है, और प्रतिरोध का जो समांतर क्रम है यहां पर श्रेणी क्रम की तरह ट्रीट करता है ना। जैसे मतलब थोड़ा सा उल्टा है। तो कहने का मतलब सर्किट के सवाल तो एक जैसे रहेंगे, वहां कराएं चाहे यहां कराएं। अब उसी क्रम में कुछ सवाल देखिए। लास्ट सवाल मैंने आपको व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित कराए थे, उसी में मैं अब एक सवाल कराता हूं और आपको समझाता हूं कि हर बार सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। जैसे साहब सर्किट का ये न्यूमेरिकल है, ये बीच बीच में ब्रेक देना पड़ेगा ना। ये दिखने में ये व्हीटस्टोन सेतु ही होगा, पर क्या अब और तब के हल में अंतर है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सर्किट में हर पॉसिबल एक्सरसाइज करवाने के मूड में अपन, ये सब A है, ये B है, ये C है और ये D है। सबकी धारिता C ये इस तरह से मेंशन कर दी। दिखने में ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि कुछ और है। देखो, ये अपन से पूछता है कि A व B के मध्य तुल्य धारिता बताइए। अब बच्चों यहां पे ध्यान ये रखना है, हमें जिस बिंदु के मध्य धारिता पूछिए उसको पकड़ के रखना है। वो बिंदु A है और बिंदु B है, यानी एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, सिर्फ। ठीक है, ये दो बिंदु पकड़ के रखना है, क्योंकि हमसे धारिता इनके मध्य पूछी है। अब इस सिचुएशन में यह व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं रहा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यह समझाया था कि ये देखिएगा कि धारिता किन बिंदुओं के मध्य पूछी जाती है। अगर मान लीजिए ये A और C के मध्य धारिता पूछता तो फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता, यानी फिर इसका आंसर C होता, जैसा कि अपन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। लेकिन इसने A और B के मध्य पूछा है, तो आप समझ गए होंगे कि आपने बैटरी का धनाग्नियां जोड़ रखा है और ऋणाग्नियां जोड़ रखा है। अब A B के सापेक्ष ये सर्किट सिमेट्रिकल नहीं है, यानी अब इसका ट्रीटमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह मत करिए। अब इसको सामान्य सर्किट की तरह तुल्य परिपथ बनाकर हल कीजिए। यहां से मैं यह भी दिखाना चाहता हूं कि तुल्य परिपथों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन सर्किट सुलझता चला जाता है। अब साहब देखिए, आप इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, है ना। ध्यान से, ये जो दो आपको दिख रहे हैं संधारित्र, ये साहब श्रेणी क्रम में है ना। C बिंदु से और D बिंदु से हमें कोई मतलब है ही नहीं। मैंने आपको ये बिगिनिंग में बताया था
कि हम उन्हीं बिंदुओं को मैनेज करेंगे या उन्हीं बिंदुओं की फिक्र करेंगे जिनके मध्य हमसे धारिता पूछी जाएगी। धारिता हमसे पूछी गई है ए और बी के मध्य, तो फिर इसका मतलब सी और डी हमारे लिए कोई बिंदु नहीं है। इससे तो ये बिंदु कहीं भी लिख देगा, इसके बिंदु लिखने से बिंदु मान लिया जाए ये जरूरी नहीं है। तो सब अब सी कोई बिंदु नहीं है, तो सी को हटा के देखिए आप, ये सी हटा दीजिए, फिर देखिए तो ये दोनों किसमें लगेंगे आपको, बिल्कुल श्रेणी में लगेंगे। और सी को, इस बिंदु सी को अब मैं क्यों मानूं, ये मेरे लिए कोई बिंदु है ही नहीं, मेरे लिए केवल बस ए और बी ही दो बिंदु हैं, और बिंदुओं से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो ये बात मैं सर्किट चालू करने से पहले तुल्य परिपथ बनाने की ट्रिक में बता चुका था कि आपको उन्हीं बिंदुओं से मतलब है जिनके मध्य आपसे धारिता पूछी जा रही। सॉल्व करते हैं बच्चों, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में तो तुल्य धारिता, इसकी तुल्य धारिता को मैं लिख देता हूं सी डैश, 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c यानी 2/c, तो सी डैश बराबर c/2। क्लियर सब? तो इन दोनों का तुल्य धारिता आ गया c/2। अगला आप तुल्य परिपथ बना दें, देखो अब ए, क्लियर, इसको हमने अभी यूज नहीं किया है, ये ऐसा का ऐसा, ये बिंदु बी, ए और बी बिंदु पकड़ के रखो, इसको अभी अपन ने यूज नहीं किया है, ये बिंदु ऐसा का ऐसा, इसको भी अभी हमने यूज नहीं किया है, ये बिंदु भी एज इट इज ऐसा का है। तो देखो ये अभी इनकी चर्चा ही नहीं हुई, इन दोनों की बात हुई है, इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी हुई, c/2। तो ये साहब, ये देखो ध्यान से देखिए आप, है ना, कोई भी जल्दबाजी या किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इन दोनों की धारिता कितनी लिख दूं, c/2, और ये बिंदु कौन सा है, डी। अब आपका सी बिंदु ऑटोमेटिक गायब हो चुका है, सी बिंदु से वैसे भी अपने को कोई मतलब नहीं था। क्लियर? अब देखें, अब आपको क्लियर दिखेगा ये दोनों कौन से क्रम में हैं, ये दोनों समांतर क्रम में हैं। इनकी तुल्य धारिता मान लेते हैं अपन C डबल डैश, ठीक है ना, यहीं पे इनका मान निकाल देता हूं, है ना, यहां निकाल देता हूं, C समांतर क्रम में C प्लस c/2, तो कितना हो गया ये 3/2c। इन दोनों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में होने के कारण 3/2c हो चुकी है। वापिस अगला तुल्य सर्किट बनेगा, ये देखो ए अपनी जगह वैसा का वैसा ही है, ये संधारित्र अभी भी आपने यूज नहीं किया, ये बिंदु बी ऐसा का ऐसा ही है, ये संधारित्र भी अभी तक आपने इसको टच नहीं किया, ये संधारित्र भी ऐसा का ऐसा ही है। इन दोनों की जगह अब आपको कितना लिख देना चाहिए, 3/2c। क्लियर साहब? सर्किट सोल्व होता जा रहा है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि सर्किट छोटा होता जा रहा है ना। तो सब पहले इन दोनों का श्रेणी क्रम, इन दोनों का श्रेणी क्रम अपन ने c/2 लिख दिया, फिर ये c/2 और c दोनों समांतर क्रम में आ चुके, इन दोनों की तुल्य धारिता मैंने यहां निकाल दी, है ना। इस पे ध्यान मत दीजिए, ये तो मटेरियल पहले से लिख दिया था मैंने, इस पे ध्यान मत दो। क्लियर? तो ये दो, अब इन दोनों का तुल्य 3/2। अब देखो आप ए और बी बिंदु के अलावा किसी को मैनेज ही ना करें, ये देखो साहब ये दोनों कौन से क्रम में दिखेंगे, ये श्रेणी क्रम में है। इसकी तुल्य धारिता कितनी बोल दी मैंने, C/2। मेरे को डी बिंदु से कोई लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार से, मेरे से तुल्य धारिता ए व बी के मध्य पूछी गई है, मैं केवल बिंदु ए व बी को ही एंटरटेन करूंगा, अन्य बिंदुओं से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? अब फिर तुल्य परिपथ बनाओ, देखो ध्यान से, पहले ये दोनों श्रेणी क्रम में, इनका C/2, तो पहले इनका मान निकाल दूं, है ना, पहले इनका मान निकाल देता हूं, ये बीच में इक्विवेलेंट को साइन को हटा देता हूं, है ना। तो साहब देखो श्रेणी क्रम में C/2, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये और ये, ठीक है। तो 1/c प्लस ये साहब 2/3c हो जाएगा, उल्टा करना है ना,
इस पेज में चाह रहा हूं इसी पेज पर ये पूरा काम खत्म हो जाए तो ज्यादा बेटर है। ये मैंने 3C एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 3 और यहाँ 2, क्लियर, यानी ये हो गया 5/3C। तो C ट्रिपल डैश उल्टा कर दे इसे, 3/5C। इन दोनों की जगह अब मुझे क्या लगा देना चाहिए, इन दोनों की जगह मुझे लगा देना चाहिए 3/5C। फाइनल सर्किट ये देखो, इक्विवेलेंट फाइनल, ये देखो ए एज इट इज। अब ध्यान से ये सॉरी ये सी, ये रहा सी, और ये बिंदु बी, वो का वही है ना, ये ए ये सी ये बिंदु बी। नीचे की शाखा में देखें तो नीचे की शाखा का तुल्य कितना था, C ट्रिपल डैश। ये देखो ये C ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी है, 3/5C। तो फाइनल सर्किट अब ये बचा है, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, इसलिए इसका आंसर यही मैनेज कर देता हूं। ये देखिए आप, CAB दोनों समांतर क्रम में, तो C + 3C/5, यानी आंसर आ जाता है CAB = 5 और 3 8/5C। 8/5C का मतलब 1.6C। ये आपका आंसर है बच्चों। एक बार थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, थोड़ा घिचपिच हुआ इसलिए, है ना। देखो ए और बी के मध्य धारिता पूछने के कारण अब ये सर्किट जो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखता है, अब ये वैसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब सिमेट्री नहीं है। तो बारी बारी से सोल्व किया जाएगा। फिर आपके लिए सी और डी कोई बिंदु नहीं है, बस आपने ए और बी बिंदु को पकड़ के रखना है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है ना, इन दोनों का तुल्य अपन ने बोल दिया C डैश, है ना। C डैश की वैल्यू निकाल दी अपन ने C/2। अब ये देखो, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, है ना। लेकिन इन दोनों की जगह अब मैंने क्या लिख दिया, C/2। ये नेक्स्ट सर्किट बन गया। अब ये दोनों देखें तो ये दोनों क्लियरली कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। ये समांतर क्रम, इनकी तुल्य धारिता को मैंने बोल दिया C डबल डैश। C डबल डैश C + C/2, C + C/2 यानी 3/2C। अब साहब देखो, ये अभी भी एज इट इज है, ये अभी भी एज इट इज है, ये दोनों अभी भी ऐसे कैसे बने। अब B और D इनके बीच में इसका तुल्य जोड़ के कितना लिख दिया, 3/2C। ये 3/2C आ गया। अब देखें, ये और ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है, ये और ये श्रेणी क्रम में है। तो देखो, इसको C ट्रिपल डैश लिख दिया, तो 1/C ट्रिपल डैश 1/C, ये रहा 1/C, और 1/ ये 1/ लिखा, तो इसका तुल्य आ जाता है साहब 3/2। अब देखो ध्यान से, ये C अभी भी ऐसा कैसा ही बना हुआ है, लेकिन इन दोनों का तुल्य कितना आ गया, 3/5, तो 3/5C। फिर मैंने ये दोनों लास्ट में समांतर क्रम में, तो CAB = C + 3C/5, यानी 8C/5, यानी 1.6C इसका आंसर हुआ। मेरा ख्याल है जिस क्रम में मैंने चला रखा था वो समझ में आ गया होगा, है ना। दोबारा मैंने इसीलिए समझा दिया। तो सब कहने का मतलब, हर समय अगर आपको रूप वैसा दे दिया जाए तो आपका सॉल्यूशन वैसा नहीं रहेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस बिंदु से या किस बिंदु के सापेक्ष धारिता पूछी जा रही है। अब मुझे किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए, मैंने इसको 2 बार इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा ये है कि पेन बार बार चलाने से थोड़ा सा कचरा लगता है, लेकिन अब थोड़ा सा प्रयास आप भी करिएगा, फिर कोई दिक्कत हो तो आप बहुत बताना, है ना साहब। चलो सब, अब नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट में सब कुछ पहले जो स्थापित क्वेश्चन है जिनके आंसर कांस्टेंट टाइप के होते हैं वो करा देता हूं। देखो साहब, कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये धारिता C, ये C, है ना, ये धारिता C, ये C, इसी प्रकार ये धारिता C, ये C, है ना। ध्यान से समझना मेरी बात को।
अगर आप चाहें तो नीचे भी संधारित्र जोड़ सकते हैं, जैसे यहां जोड़ सकते हैं, फिर आगे चला सकते हैं, यहां जोड़ सकते हैं, फिर आगे चला दें, फिर यहां जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक जैसा स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होना, जैसे ये देखो, ये यहां ऐसा कैसा यहां रिपीट हो गया, ऐसा कैसा यहां रिपीट हो गया। कितनी बार रिपीट हो गया? अनंत बार, है ना। बहुत ध्यान से समझिए, अनंत बार रिपीटेशन में हो सकता है। यहां भी एक संधारित्र ले लिया जाता, वो भी अनंत बार रिपीट होता, तो उसको करने का मेथड भी वही है जो मैं अभी करने जा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता था कि एक संधारित्र यहां क्रॉस में लगा दिया जाता, वो भी सर्किट अनंत बार रिपीट होता। उसका भी हल वैसे ही करना है जैसे मैं करने जा रहा हूं। तो कहने का मतलब, अगर एक ही परिपथ बार बार अनंत बार रिपीट हो तो उन सभी प्रश्नों के हल करने का तरीका एक ही है जो मैं अभी करने जा रहा हूं, है ना। वो रिपीटेशन, जैसे यहां पे ये है, इसी का बार बार कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है? अनंत बार। अनंत बार रिपीट होने में यहां भी अपन लगा सकते थे, वो भी अनंत बार रिपीट दिखाते। क्रॉस में एक एक संधारित्र और जोड़ते, वो भी अनंत बार रिपीट कर सकते थे। ऐसा सवाल प्रतिरोध में भी हो सकता है। प्रतिरोध में भी हो तो भी हल का तरीका यही रहेगा जो मैं करने जा रहा हूं, है ना। अब हमसे पूछा साहब, P और Q के मध्य तुल्यधारिता बताइए। एक जैसे परिपथ की पुनरावृत्ति अनंत बार हो तो ऐसे परिपथ को हम कहते हैं नेटवर्क, मतलब जाल। तो ये साहब कहलाएगा पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं नेटवर्क अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं जाल। अब इसको कैसे हल करते हैं वो आप देखिए। चाहे सवाल प्रतिरोध का हो, चाहे संधारित्र में अनंत बार रिपीट होने वाला कोई सा भी सर्किट हो, है ना। मान लीजिए इस अनंत जाल की तुल्यधारिता CAB इज इक्वल टू C1 है, ये मैंने मान लिया, है ना। CPQ, सॉरी AB अपन ने लिया ही नहीं, तो AB को यहां डालना ठीक नहीं है, CPQ, है ना। तो सब CPQ इज इक्वल टू C1, ये अपन ने मान लिया कि साहब इस अनंत जाल की तुल्यधारिता CPQ किसके बराबर है? C1 के बराबर। मतलब CPQ निकालो या C1 निकालो, एक ही बात है। अब यहां ध्यान से सुनना, इसमें एक जैसा परिपथ अनंत बार रिपीट हो रहा है। अगर इस अनंत में से पुनरावृत्ति होने वाला यानी रिपीट होने वाला एक परिपथ हम निकाल लें, एक निकाल लो, ये बार बार रिपीट हो रहा है, जो व्हाइट गोले में दिखा रखा है मैंने, बार बार रिपीट। इस अनंत में से एक सर्किट को अगर अपन निकाल लें तो सर्किट की धारिता अप्रभावित होगी, क्योंकि अनंत -1 इज इक्वल टू अनंत। चलो साहब, अब एक निकाल लेते हैं और अब आपको सीन दिखाते हैं। ये P, ये C, ये C, एक निकाल लिया, ये एक निकाल लिया आपने। बाकी की तुल्यधारिता क्या मान लिया अपन ने? C1। तो साहब ये जाल अब इतने से सर्किट के रूप में आपके सामने प्रकट होगा, ये जाल। क्लियर? ये दोनों कौन से क्रम में हैं? ये दोनों क्लियर समांतर क्रम में हैं। इनकी तुल्यधारिता, तो साहब ये P, ये C, ये Q, ये ऐसा कैसा, ये दोनों कौन से क्रम में? समांतर। तो साहब इनका तुल्य कितना बोल दूं? C प्लस C1। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो साहब, ये तो क्लियर दिख गया कि दोनों श्रेणी क्रम में। ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ये P, ये C,
और ये C प्लस C1, दोनों बातें एक ही है ना, ये C प्लस C1 वो और ये एक ही चीज है, चाहे ऊपर वाला देखें चाहे नीचे वाला देखें, ये दोनों सेम ही है। वही C P और Q के बीच में C जुड़ रहा है और C प्लस, ये दोनों साहब अपने को कौन से क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। चलो साहब, तो साहब P और Q के मध्य तुल्य धारिता 1/CPQ 1/C प्लस 1/C प्लस C1। क्लियर? अब सब आप ये कह ही चुके हो, क्या कह चुके हो कि CPQ इज इक्वल टू क्या होता है C1, ये मान चुके हो। तो मैंने CPQ की जगह क्या लिख दिया C1। सॉल्व करो साहब इसको सिंपली, इधर एलसीएम ले लिया मैंने, C प्लस 1, ये आ गया C प्लस C1 और ये आ गया C, यानी 1/C1 इज इक्वल टू 2C प्लस C1 अपॉन C स्क्वायर प्लस C1। ये 2C प्लस C1 और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया C स्क्वायर और C1। इसको क्रॉस कर दो, इसको इधर से कर दिया तो इधर से कर दिया, तो C1 इंटू C1 स्क्वायर प्लस 2C C1 2C1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो C1 प्लस C स्क्वायर। यहां पे एक टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि यहां पर C स्क्वायर भी दिख रहा है और C1 स्क्वायर भी दिख रहा है। अब इसको हम गणित में दिए गए मेथड श्रीधराचार्य विधि से हल करेंगे। श्रीधराचार्य विधि कहती है कि आप द्विघात समीकरण उन पदों में बनाओ जिसका आपको मान ज्ञात करना हो। तो मुझे ज्ञात क्या करना है, C1 करना है। तो मैं इस समीकरण को द्विघात समीकरण किसके रूप में दर्शाऊं, मैं C1 के रूप में दर्शाऊंगा। तो मेरा पहला पद होगा C1 स्क्वायर, ये देखो। दूसरा 2C1 में से C1 गया तो कितना बचा C1, और कांस्टेंट की जगह मेरे पास क्या आया C स्क्वायर। तो यहां पर टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट इस जगह पर, यहां पर आपके पास C1 स्क्वायर भी है और आपके पास C स्क्वायर भी है। अब यह आपको समझना है कि आपको यह समीकरण C1 स्क्वायर के पदों में जमानी है या C के स्क्वायर के पदों में जमानी है। मैंने आपको समझा दिया कि यह C1 स्क्वायर के पदों में जमेगी, क्योंकि द्विघात समीकरण का हल कहता है जिसका हल चाहिए उसमें द्विघात होनी चाहिए समीकरण। तो ये C1 में द्विघात समीकरण हुई। तो सब C1 स्क्वायर का गुणज है ना, जब C1 स्क्वायर के गुणज को अपन कहते हैं A। C1 स्क्वायर का गुणज कितना है 1, देखते जाओ मैं दिखाते जाता हूं, है ना। तो C1 का गुणज C1 का गुणज C को अपन कहते हैं B। तो B बराबर क्या है C, B की जगह ना। तीसरा कांस्टेंट की जगह माइनस C स्क्वायर है, तो मैं इसको सब ऐसे लिख देता हूं, कांस्टेंट की जगह इसको थोड़ा सा यूं कर देता हूं, है ना। कांस्टेंट C की जगह क्या है माइनस C स्क्वायर। धराचार्य के अनुसार C1 इज इक्वल टू माइनस B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, समझिएगा। तो मैंने द्विघात समीकरण C1 स्क्वायर में बताइए तो मान C1 का आएगा। अगर मेरी द्विघात C स्क्वायर के पदों में होती तो मान C का आता। यहां पर आपको विशेष 2-3 बार देख लेना है कि समीकरण कैसे जमानी है, बस इसका टर्निंग पॉइंट यहीं पे ही है। ये मैंने जमा दी साहब। अब अपन आंसर देखते हैं। C1 माइनस B की जगह C लिख दिया, प्लस माइनस B स्क्वायर यानी C स्क्वायर माइनस 4, A की जगह 1 और C की जगह माइनस C स्क्वायर, ये मैंने अलग से लिख दिया इस टाइप से, अपॉन 2A, A का मतलब 1, C1 माइनस C प्लस माइनस, ये देखो अब ध्यान से देखना, C स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो C स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर यानी कितना हो गया 5C स्क्वायर अपॉन 2। इसको और फिल्टर कर दें, C
रूट फाइव होता है 2.24, ये ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो रूट 5 भी लिख। और C1 इज सी स्क्वायर का रूट C अपॉन 2। क्लियर साहब। अब यहां पर आपको धन चिन्ह या माइनस चिन्ह जो लेना है तो आप किससे लेंगे, तो साहब क्योंकि धारिताएं सदैव धनात्मक होती हैं, इसलिए धन चिन्ह लेने पर तो आप केवल पॉजिटिव साइन लेंगे। बस ये आंसर C1 इज इक्वल टू माइनस C प्लस चिन्ह लेंगे आप 2.24 C अपॉन 2, यानी C1 बराबर, अब 2.24 C में से C घटाओ कितना रह जाता है 1.24 अपॉन 2 C है ना। इसको हल करेंगे तो ये आता है 0.62 C। तो बच्चों ये उस प्रकार के सवाल का तरीका है जिसमें रिपीटेशन इनफाइनाइट टाइम हो, एक जैसे सर्किट का रिपीटेशन हो। अब मैं आपको समझा देता हूं, वो एक जैसा में यहां भी आप संधारित्र लगा सकते थे, एक सर्किट आपको निकालना होता, वो एक जैसा ये भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, उसमें भी आपको एक सर्किट बाहर निकालना था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अनंत बार जो रिपीटेशन है वह कैसे भी लिए जा सकते थे, जैसे मैंने आपको यहां लेके बताया है ना। मैं उनको हटा देता हूं, नहीं तो फिर आपको बाद में कंफ्यूजन हो, इसलिए वापस मूल सवाल को रहने देता हूं। लेकिन अगर वो वाला होता तो भी आंसर का तरीका वही होता। ये वापस मूल सवाल को दिखा दिया मैंने आपको। तो बच्चों एक तो ये था बेसिक क्वेश्चन है ना, जो प्रतिरोध में भी पूछा जा सकता है और इसमें भी है ना। अब आ जाइए सब इसी रिदम का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी रिदम के नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये है सब, ये जैसे ये यहां पर 2 दिखा दिए है ना, ये यहां पर 3 दिखा दिए, ठीक है। सभी की धारिता ऐसे है ना, ऐसा n पदों तक n पद दिखा दिए सब, और आपसे पूछ लिया x व y के मध्य तुल्य धारिता बताइए। इस टाइप का सवाल आपके सामने डाल दिया गया, ठीक है ना। अब इस टाइप के सवाल में n पदों तक है तो कैसे हल करना है, देखो फर्स्ट ब्रांच, पहली ब्रांच की धारिता C और C 2C, तो दूसरी ब्रांच की धारिता 2C, तीसरी ब्रांच की धारिता 3C। अगर n ब्रांच हैं तो n भी ब्रांच की धारिता क्या होती NC है ना। तो सब पहली शाखा की धारिता आपने लिख ली C, दूसरी शाखा की लिख ली 2C, तीसरी शाखा की लिख ली 3C, nवीं शाखा की लिख ली NC। अब आप देखें C1, C2, C3 डैश 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 Cn, तो C1, C2 डैश 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 Cn कौन सा क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, ठीक है ना। ये समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता बोलो CXY इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। अब सब आपको वैल्यूज पुट करनी है। C1 की वैल्यू C है, C2 की वैल्यू 2C है, C3 की वैल्यू 3C है, एटसेट्रा। तो सब CXY, C1 की वैल्यू C, ये 2C, ये 3C और ये NC। इसको अगर आप C कॉमन लेके लिखेंगे तो C बराबर 1 प्लस 2 प्लस 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 N है ना, यानी CXY इज इक्वल टू C इंटू SN है ना। अब सब बात को समझो, SN क्यों लिखा मैंने उसको समझो। इसको यहां क्लोज कर देता हूं। देखो 1 प्लस 2 प्लस 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 N, N पदों की समांतर श्रेणी है, N पदों की समांतर श्रेणी है ना।
जिसका योग Sn, अब Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब कोष्टक बना देता हूं, है ना, ये सब ऐसे बना देते हैं। समांतर श्रेणी का या n पदों की समांतर श्रेणी का योग कैसे दर्शा दिया मैंने, Sn को अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो n पदों की समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा आपने, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। अब सब a प्रथम पद है, प्रथम पद कितना है 1, ये प्रथम पद 1, d है सार्व अंतर, क्रमागत पदों के बीच अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। तो दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर 1 है, रखो साहब, इसलिए n पदों की समांतर श्रेणी का योग n/2, ये 2 आ गया, a का मान 1 है ही सही, प्लस n-1, d का मान भी 1 है, यानी Sn इज इक्वल टू n, और अंदर बैठता है n+1 अपॉन 2। तो सब ये n+1 बैठ गया, तो n पदों की समांतर श्रेणी का योग इतना आया, रख दो सब मान 1 में, 1 से हल क्या हो गया, x तथा y के मध्य तुल्य धारिता कितनी हुई, n+1/2, क्लियर, इंटू सी, ये सब इसका हल आ गया है ना। तो ये सवाल भी उसी क्रम में कांस्टेंट टाइप जैसे सवाल है, जो मतलब यहाँ ये दिखाना है कि देखो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये जो आप पढ़ते होते हैं ये फिजिक्स में काम आती है। तो हो सकता है आपने फिजिक्स के लिए ही इन्हें पढ़ाओ। बाकी सवाल आपके सामने क्लियर है, मैं आपके सामने स्क्रीन पे से साइड हो जाता हूं, आप देख लीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको किए रखा है, आप मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, उसके साथ आपको डीपीपी मिल जाएगी, अदर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और आपके क्वेश्चंस की या आपकी प्रॉब्लम्स की लाइव क्लासेस भी हो जाएगी। इस ऐप के कोई हिडन चार्जेज नहीं है ना साहब। नेक्स्ट आइए सब इसी क्रम में अगला सवाल इस तरह से है, ये सब C, ये 2 लगा दिए, फिर 4 लगा दिए, फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये जैसे अब गिनना कौन को पड़ेगा, आप तो देख लो सीधा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और एक इधर पटक देता हूं, ये 8 है ना, ऐसे अनंत तक। तो सब ऐसा एक सर्किट बनाकर आपके सामने रख दिया गया है, और ये रिपीटेशन कहां तक हो रहा बताते हैं, ये रिपीटेशन हो रहा है अनंत तक। अब आपसे पूछ लिया x तथा y के मध्य तुल्य धारिता, सभी की धारिता cc है ना जा, ये अब आप सिंपल सा समझिए है ना। अब वो क्या है कि हर जगह पॉसिबल नहीं होता स्पेस निकालना, ठीक है, इसकी तुल्य धारिता अपने को निकालनी है, ठीक है। सॉल्व करें इसको। पहली ब्रांच की धारिता C बराबर C1, मैंने C लिख दिया। दूसरी ब्रांच में 2 CC श्रेणी क्रम में तो 1/C प्लस 1/C इज इक्वल टू 2/C, फिर उल्टा करना पड़ता है तो C/2, यानी दूसरी ब्रांच की धारिता C/2। तीसरी ब्रांच पे आ जाओ, 1/C प्लस 1/C, 1/C प्लस 1/C 4 बार, तो 4/C का उल्टा C/4, यानी इसका आंसर C/4। इसी प्रकार चौथी ब्रांच देख लो तो C/8, ऐसा कब तक, इन्फिनिटिव तक। क्लियर साहब। तो मेरा ख्याल है सर्किट आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा बनाने में टेढ़ा मेढ़ा ये हो जाता है ना, इतना स्पीडली बताना है अपने को, अगर अपन स्लोली करेंगे तो ये बहुत लंबे जाएंगे लेक्चर, बस आप तो हिंट लेते जाइए ना, ठीक है। अब ये परस्पर कौन से क्रम में हो, ये ब्रांचें कौन से हैं, समांतर क्रम में। तो क्योंकि C1 C2 ये समांतर क्रम में हैं, इससे तुल्य धारिता बोलो
इसने तुल्यधारिता CXY C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू इन्फिनिटी। मान रखो साहब CXY, C1 का मान C, C2 का मान C/2, ये C/4, ये C/8 अप टू इनफाइनाइट, यानी CXY C कॉमन ले लें तो 1, 1/2, 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। इस श्रेणी का योग फिलहाल मैं क्या लिख दूं, एस इन्फिनिटी। उसको अलग से सोल्व कर लेंगे जैसे मैंने पिछले सवाल में किया, तो C इनफाइनाइट को अलग से सोल्व कर लेंगे, है ना। अलग से सोल्व करें साहब तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें क्रमागत पदों का अनुपात समान हो। समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो। तो वहां सार्व अंतर समान था, यहां सार्व अनुपात समान है। तो सार्व अंतर समान है तो समांतर श्रेणी, और सार्व अनुपात समान है तो गुणोत्तर श्रेणी। तो साहब ये अनंत पदों की कौन सी श्रेणी हुई, गुणोत्तर श्रेणी हुई, है ना साहब। इसका योग S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A अपॉन R माइनस 1, सॉरी 1 माइनस R है ना। अगर आपका R 1 से छोटा है तो 1 माइनस R लिखोगे, और R अगर 1 से बड़ा है तो R माइनस 1 लिखोगे। अपना R 1 से छोटा है ना। A प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना हुआ 1। R दो क्रमागत पदों के मध्य अनुपात, तो दो क्रमागत पदों के मध्य अनुपात 1 से छोटा यानी 1/2 है। अतः S इन्फिनिटी 1/1 माइनस 1/2 यानी 1/1/2 यानी कितना हो गया 2। तो अनंत पदों की इस गुणोत्तर श्रेणी का योग कितना आया, 2 आया। रख दीजिए साहब एक में, ये एक में रख दिया, इसलिए एक से निकालो आंसर CXY। ये आपने टोटल कर लिया, ये कितना आ रहा है 2C। तो साहब ये जो सवाल है जो आपको सर्किट दे रखा है इसकी तुल्यधारिता 2C है ना। तो कहने का मतलब ये 3 सवाल थोड़ा मेल के पत्थर जैसे हैं, यानी ये सवाल प्रतिरोधों में भी मेंशन करवाए जाते हैं, यहां भी मेंशन किए जाते हैं। अब इसके बाद बच्चों प्लेटों वाले सवाल, है ना। प्लेटों वाले सवाल में अब आपको थोड़ा आंसर लिखने का तरीका चेंज होगा। प्लेटों वाले सवाल में आंसर C की जगह क्या लिख देना, ε0 A अपॉन D, ठीक है ना। तो प्लेटों वाले सवाल में C मत छोड़ना, उन सवालों में आप C के स्थान पर लिख देना ε0 A अपॉन D। चलो सब, ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो एकेडमिक में कईयों बार पूछा गया है ना। सवाल क्या है, पहले सवाल देखें। ये सब प्लेटें दे दी है ना, ये इस तरह से प्लेटें दे दी गई हैं, क्लियर। चित्रवित्त पे थोड़ा सा ध्यान मत दो, है ना। चित्र को अब यूं समझ लो, ये प्लेटें दे रखी हैं साहब, ठीक है। कोशिश तो करता हूं पर स्लो लूंगा तो फिर लेक्चर लंबा होता जाएगा और अननेसेसरी टाइम खींचेगा। आपको मैंने आंसर देने का तरीका तो बता ही दिया कि आंसर देने का तरीका इसमें चेंज हो जाएगा, है ना। अब इस तरह के सवाल कैसे हल करेंगे, पहले ये बात करें। डी दूरी है, प्लेटें कितनी है 1 2 3 और 4, तुल्य परिपथ बनाना है। अब सब जब हमें कुछ भी नहीं सूझता हो, कुछ भी नहीं दिखता हो, तो ऐसे समय में हमें सेल जोड़ देना चाहिए। ये सब P पर हमने सेल का धनाक जोड़ दिया, Q पर हमने ऋणाक जोड़। जिन बिंदुओं के मध्य धारिता पूछेगा उनके मध्य हम सेल के सिरे जोड़ देंगे, एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नहीं। ये पॉजिटिव है, इससे कौन कौन सी प्लेट कनेक्ट है 1 और 3। हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसकी सरफेस पर समान रूप से फैल जाता है। तो सब 1 और 3 ये दोनों प्लेटें किससे जुड़ रही हैं, ये दोनों प्लेटें जुड़ रही थी P से, और P पॉजिटिव से जुड़ा है। इसी प्रकार Q किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। तो हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है,
ये देखो उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये सब सेल लगाने से हमारे सामने जो सीन क्लियर हुआ वो ये है। अब देखो संधारित्र की परिभाषा को अगर मोटे तौर पर देखें तो विपरीत आवेश युक्त समीप स्थित प्लेटों के समूह को संधारित्र कहते हैं। ये विपरीत आवेश युक्त है, ये एक संधारित्र बना, यह भी विपरीत आवेश युक्त है, यह भी एक संधारित्र बना, यह भी विपरीत आवेश युक्त है, यह भी एक संधारित्र बना। क्लियर? तो चार प्लेटें एकांतर क्रम में, अल्टरनेटिव एकांतर क्रम में का मतलब एक प्लेट पी की तो फिर दूसरी प्लेट क्यू की, फिर एक प्लेट पी की फिर दूसरी प्लेट क्यू की। इसको इंग्लिश में अल्टरनेटिव कहते हैं और हिंदी में से कहते हैं एकांतर क्रम में। तो सब प्लेटें एकांतर क्रम में। अब इसका फाइनल तुल्य परिपथ बनाओ। ये फाइनल तो ये पी बिंदु संधारित्र नंबर 1 में एक प्लेट किसकी है? पी की, देख लो आप। और एक प्लेट किसकी है? क्यू की, देख लो आप। ये संधारित्र नंबर 2 पे आओ। संधारित्र नंबर 2 में ध्यान से, आप मेरी तरफ झांकने के बजाय इधर देखो। संधारित्र नंबर 2 में वही एक प्लेट क्यू की है और एक प्लेट पी की है। तो संधारित्र नंबर 2 में भी एक प्लेट पी की है और एक प्लेट क्यू की है। अब आ जाओ संधारित्र नंबर 3। संधारित्र नंबर 3 में भी अगर देखेंगे तो एक प्लेट पी की है और एक प्लेट क्यू की है। तो इसका मतलब इन प्लेटों से निर्मित 3 संधारित्र, जो 4 प्लेटें हैं, प्लेटें 4 हैं, जिनसे निर्मित 3 संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में हैं। अतः तुल्य धारिता कितने लिखेंगे? सी पी क्यू इज इक्वल टू सी प्लस सी प्लस सी, यानी 3C। मैंने आपको बता दिया कि प्लेटों वाले सवाल में आंसर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। 3C की जगह क्या लिख देना? एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो बच्चों ये जो प्लेटों वाला सवाल है ये मैं आपको रिपीट करता हूं, एकेडमिक में आता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको इसको बिल्कुल। अब सब अगर प्लेटें एकांतर क्रम में हैं, अब मैं एक चीज नोट डाउन करवा देता हूं आपको, है ना। नोट निर्देश है आपको, ये आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप ये तो है नहीं कि एकेडमिक में ही रहेंगे, आप आगे कंपटीशन भी देंगे, नीट या IIT जो भी, तो वहां के लिए एक डायरेक्ट जुगाड़। यदि n प्लेटें एकांतर क्रम में हो, मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, एकांतर क्रम जरूरी है। एकांतर क्रम का मतलब एक प्लेट पी की फिर दूसरी क्यू की, है ना। अभी मैं दूसरा सवाल दिखाऊंगा जिसमें एकांतर क्रम नहीं होगा, वो इस वजह से दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये दिखा दिया तो आप हर सवाल को इसी तरह से न ले लें। तो साहब यदि n प्लेटें एकांतर क्रम में हैं, जैसे ये 4 प्लेटें एकांतर क्रम में थी, तो एक कम संधारित्र बना, यानी 3 संधारित्र बने 4 प्लेटों से। तो ऐसे ही n प्लेटें अगर एकांतर क्रम में होंगी तो एक कम, यानी कितने संधारित्र होंगे? n-1 संधारित्र होंगे। और n-1 संधारित्र कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। जब 3 संधारित्र समांतर क्रम में तो 3C, 4 संधारित्र समांतर क्रम में तो 4C। और अगर n-1 संधारित्र समांतर क्रम में हैं तो तुल्य धारिता CPQ बराबर n-1 C की जगह एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। अब बच्चों जहां अगर आप कंपटीशन में इन चीजों को हल कर रहे हो तो वहां तो प्लेटें गिन लो, कितने प्लेट है? 4, n की जगह लिख दो 4, 4-1, ये आंसर आ गया, है ना। मान लीजिए ये सब ऐसे जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मान लीजिए ये जैसे P और ये Q, प्लेटें गिनो केवल, क्योंकि एकांतर क्रम तो दिख ही गया ना आपको। प्लेटें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। 8 प्लेटें तो एकांतर क्रम में है, तो एक कम यानी 7 संधारित्र बनेंगे, इसलिए इसकी तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी? CPQ बराबर 7 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। अब आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। पहली मर्तबा एक बार अपने को समझना होता है कि इस व्यवस्था का नाम क्या है या ये व्यवस्था किस तरह की है।
जो मैंने आपके सामने अच्छी तरह से जाहिर कर दी। अब क्योंकि ये सवाल करवा दिया तो मेरा एक डर बढ़ गया, उस डर का मैं निदान कर देता हूं। भाई डर इसलिए बढ़ गया कि सवाल ये भी तो हो सकता था, ये देखो सवाल ये भी हो सकता था, ये देखो अब और तब में अंतर है, ठीक है ना। ये भी 4 प्लेटें हैं, 1 2 3 एंड 4, पर बच्चों अब ये 4 प्लेटें एकांतर क्रम में नहीं है। अब अगर आप आंसर लिखते हो 3ε0 A/D तो वह आंसर रॉन्ग होगा। इससे आप ये ध्यान रखना कि एक जैसे दिखने वाले सवाल एक जैसे नहीं होते। फिजिक्स कंडीशनल भी है और लॉजिकल भी है। फिजिक्स का मजा केवल यही बात का है कि फिजिक्स में थोड़ा सा टर्न दे दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी आंसर चेंज। जैसे मैंने आपको आज का लेक्चर स्टार्ट करते ही व्हीटस्टोन सेतु बनाया था, यही मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बना के दिखाया। तो देखो कल वाले लेक्चर का क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट है और आज वाले ने बात पलट दी, या आज वाले की बात पलट चुकी है। तो साहब ये सवाल मैंने उसी के सापेक्ष करवा दिया। अब प्लेटें एकांतर क्रम में नहीं है तो वह चीज काम में नहीं आएगी। वापस से नए सिरे से करो, इसको पॉजिटिव जोड़ दो, इसको नेगेटिव जोड़। जब भी समझ में नहीं आए कोई भी व्यवस्था तो आप सेल तो तुरंत जोड़ दो। सेल जोड़ने के बाद बहुत कुछ आभास होने लग जाता है। 1 और 4 पी से जुड़ रहे हैं। हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। तो साहब ये दोनों प्लेटें कनेक्टेड टू पी, तो दोनों प्लेटें पॉजिटिव होंगी जैसा कि मैंने दिखा दिया। इसी प्रकार Q कनेक्टेड टू नेगेटिव, चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। मैंने आपके सामने आवेश को परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। अब देखते हैं कितने संधारित्र बने। तो विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के समूह को संधारित्र कहते हैं। ये एक संधारित्र बना, ये संधारित्र नहीं बना क्योंकि दोनों प्लेटें नेगेटिव नेगेटिव हैं। ये दूसरा संधारित्र बना, यानी पहली वाली व्यवस्था में जब प्लेटें एकांतर क्रम में थी तो हमने जो सवाल इस टाइप का किया था उसमें 3 संधारित्र बने थे, प्लेटें 4 थी। यहां प्लेटें 4 हैं, संधारित्र 2 बने हैं। इसकी कोई डायरेक्ट टेक्निक नहीं है, आप तो इसको देखो। अब साहब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ P, ठीक है ना। पहला संधारित्र देखो, पहले संधारित्र में एक प्लेट P की है और एक प्लेट Q की है। ये एक प्लेट Q की है। यह पहला संधारित्र कंप्लीट हो गया। संधारित्र नंबर 2 को देखो, संधारित्र नंबर 2 में भी एक प्लेट P की है और एक प्लेट Q की है। यानी यहां पर 2 ही संधारित्र बने, लेकिन दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। इसने फाइनल आंसर CPQ इज इक्वल टू C+C यानी 2C। और प्लेटों के केस में आंसर लिखने का तरीका अलग है। यहां पर 2C की जगह लिख देना ε0 A/D। तो सब अंतर का ध्यान रखो। हर चीज एक जैसी दिखने वाली एक जैसी होती नहीं है। जैसे पिछला वाला और ये वाला, आज का लेक्चर जो ये स्टार्ट हुआ था इसमें भी यही बात आपसे बिगिनिंग में कह रखी थी। तो साहब ये प्लेटों वाले सवाल जो महत्वपूर्ण थे ये भी अपन ने ले लिए हैं। अब सब कुछ मिसलेनियस सवाल है ना। मिसलेनियस में सवाल में जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ब्रांचे या कुछ ब्रांचेज कुछ लिमिटेशन तक ही रिपीट कर रही हूं। अब कुछ ब्रांचें लिमिटेशन तक ही रिपीट कर रही हूं तो वो मैं एक सवाल आपको बताना चाहूंगा कि उसका आइडिया अलग टाइप से होगा और डायरेक्ट मौखिक भी हो सकता है। यानी जैसे मान लीजिए ये है 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना, PQ। ये सब 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, फिर 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, फिर साहब
3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। पहले एक बार मैं मान लिख देता हूं, फिर अपन आगे बात करते हैं, है ना साहब। तो सबकी दायिता ये 3 माइक्रोफेरेड है। 3, अब मैं 333 लिख दूं तो आप समझ जाइएगा 333, ये सब माइक्रोफेरेड लग रहा है सबके पीछे, है ना। इतनी स्पेस अपने पास है नहीं तो अपन इसको शॉर्ट में से। अब बच्चों यहां पर आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी एक सवाल आपको कराया था, मैं आपको उस सवाल पे ले जाता हूं वापस, है ना। जो स्टैंडर्ड के सवाल थे उन सवालों में मैंने ये सवाल कराया था। देखो अब इस वाले सवाल में ये रिपीटेशन था अनंत बार। इसका आइडिया मैंने आपको बता ही दिया था कि ये कैसे होगा। अब जो आपने को मैंने सवाल लेके दिखाया है उसमें रिपीटेशन अनंत बार नहीं है, उसमें रिपीटेशन सीमित है। तो जहां रिपीटेशन अगर सीमित हो तो वहां आपका जुगाड़ अलग होगा। जब कोई सर्किट है वो लेंथ ले रहा हो, लंबा जा रहा हो, तो उसका कोई उस तरह का जुगाड़ नहीं है। उसको आप सिंपल करिए, उसको पीछे से धक्का दीजिए। आपको पी और क्यू के मध्य धारिता ज्ञात करनी है, ये तो आप समझ ही होंगे। जिन बिंदुओं के मध्य करनी होती है उन्हें पकड़ के रखो, ऐसा अजम्पशन अपने दिमाग में रखिए। अब देखो ये दोनों तीनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, श्रेणी लिखूं नहीं लिखूं कोई दिक्कत नहीं, ये सी डैश। अब यहां मान निकाल देता हूं 1/c श्रेणी क्रम में ना, 1/3 1/3 1/3 मतलब 3/3 3/3 यानी 1, तो c डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है ना। अब देखो इसमें खूब सारे तुल्य बनेंगे। अब एक बार निकाल लिया तो मैं कोशिश करता हूं इसको इधर ले जाऊं, मैं उधर से इधर घुमा के लाऊंगा ना सवाल को। अब देखो ये चलो वहां तक नहीं बैठेगा ये, इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो इसको स्पेस ऐसे दे दें। ये P ये Q, देखो 1 2 3, इनको तो ऐसा कैसा बना दो, ये 1 2 और ये 3, ये 1 ये 2 और ये 3, है ना साहब। ये सब 3 3 है ना। अब देखो ध्यान से देखो, ये कवर हो गया, ये वाला कवर हो गया, ये वाला कवर हो गया। इन 3 की जगह, ये तो 3 3 है सब, है ना। देख लेना अब थोड़ा सा है तो मौखिक, लेकिन अब यहां तो करके दिखाना पड़ेगा ना आपको। अब इन तीनों की जगह क्या लिखना पड़ेगा, है ना। सॉरी ये बीच वाले 2 2 हैं सर, है ना। 1 मिनट, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी है, मैं उस गड़बड़ को सही कर लेता हूं। ये बीच वाले 2 2 2 2 है ना, ताकि फिर क्या है सवाल हो जाएगा। ये बीच वाले 2 ये 2 ये 2, ठीक है। इस टाइप से यहां भी 2 लिख देता हूं, है ना। यहां भी 2 लिख देता हूं ताकि काम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये 2। अब क्या हुआ, इन 3 का आपने निकाल लिया, 3 का कितना निकला 1। अब ये देखो इन तीनों की जगह जोड़ दिया 1 माइक्रोफेरेड, है ना। दोबारा प्लीज ये ऐसा कैसे, ये 2 2 लिख देता हूं, ना ये 2, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा, 2 2 तो 3 बार आ गए, है ना। इन तीनों का क्या कर दिया 1 माइक्रोफेरेड। ये दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर में 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया। यही बना देता हूं सब, ये टाइम लेगा। ऐसे सर्किट होते तो सिंपल है, ये यहां तक आ गया मैं ना, 3 3 3, ये देखो ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, नीचे भी ऐसे ही कर दूं, है ना। इसको इसी पेज पे खत्म कर दूंगा, बस आप तो देखते जाओ जी, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 भी ले लिए मैंने। अब ये 2 और 1 वापस कितने हो गए 3 हो गए, ये सब 2 और 1 3 हो गए। फिर वापस 3 3 3 कौन से क्रम में आ गए, फिर 3 3 3 श्रेणी क्रम में आ गए। अब 3 3 3 श्रेणी क्रम का तुल्य 1, मतलब फिर सर्किट छोटा होता जाएगा। ये देखो ये P ये Q है ना। अब देखो ये 2 ही बनाने पड़ेंगे, अब मेरे को ये 2 ही बनाने पड़ेंगे। ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। इन 3 3 3 की जगह बीच में 2 2 जोड़ के दिखाना है, ये बीच में 2 2 जोड़ के दिखाना है, ठीक है। अब इन 3 3 की जगह क्या लिख दूं, ये यहाँ बीच में 2 2 जोड़ दूं,
है ना, या बीच में 2 जोड़ दे, ये सब 2 जोड़ दिया। अब इन 3 की जगह वापस कितना लिख दूं, 1, ठीक है। वापस ये क्या हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे। अब मेरे को अगला पेज ही लेना पड़ेगा, है ना। मैं चाहता हूं, चलो इसको यहीं एक बार घुमा के एक बार यहां कर देता हूं, है ना। देखो P और ये Q, ठीक है, ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3, ठीक है, ये 2 बीच वाला। अब इन दोनों की जगह कितना लिख दूं, 2 और 1 3, क्योंकि समांतर क्रम में। फिर बच्चों आप देखोगे तो फिर 3 3 3 वापस कौन से क्रम में आ गए, फिर ये 3 3 3 श्रेणी क्रम में आ गए। फिर इनकी तुल्यधारिता में लिख दूंगा 1, है ना। अब यहीं पे मिटा मिटा के दिखाता रहता हूं। फिर इनकी तुल्यधारिता लिख दूंगा मैं 1, है ना। फिर वापिस श्रेणी क्रम में, तो फिर 3 होगा 1 1। अब मैं अगला पेज ले लेता हूं, है ना। नेक्स्ट पेज में अब ध्यान रखना, 3 3 के 2 जोड़ूंगा, 2 का 1 जोड़ूंगा, है ना। तो सब नेक्स्ट पेज में देखो आप, फाइनल ये सब P, ये C मतलब 3 और ये Q मतलब 3, है ना। अब उधर चलते हैं, उधर क्या व्यवस्था थी उसको देख लेते हैं एक बार। ये 3 3 जोड़ दिए, ये 2 भी जोड़ना है मेरे को, है ना। ये 2 भी जोड़ना है, तो ये मैंने 2 जोड़ दिया, क्लियर। अब इन तीनों का आपने क्या लिखा, 3 3 3 मतलब वापिस 1, है ना। तो साहब इनका वापिस 1 लिख देता हूं। वापिस आप समझ गए होंगे ये समांतर क्रम में आ गए, यानी वापिस इनका हो गया 3। फाइनल P 3 माइक्रोफेरेड, दिस ये भी 2 और 1 3, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये भी 3, यानी 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये Q यानी CPQ बराबर 1/3 यानी 3/3 यानी 1। आंसर इज CPQ इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। तो बच्चों इस सवाल को बताने का मकसद ये था कि हर बार रिपीटेशन उस तरह का मत मानिए जिस तरह का आपने पहले देखा है ना। तो बेटा जितने न्यूमेरिकल इस एक लेक्चर में ले सकते थे पॉसिबल इस सभी लिए हैं, ऐसा कोई छोड़ा नहीं है। कोशिश सबको लेने की किए। सर्किट के सवाल बहुत हैं, आप करते जाइए और मैंने आपको बता ही दिया कि आपके सॉल्यूशन के लिए हम तैयार है ना। आपके हर सॉल्यूशन को देंगे। इस टाइप की शीट भी आपको मिल जाएगी, है ना। इसके सवालों की उसको हल कीजिए, फिर नहीं आते तो मैंने आपको एक सीधा सा तरीका बता दिया। आप मोशन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, डीपीपी भी मिलेगी एंड अदर जो भी फैसिलिटी आपको हम देते हैं वो सब फ्री में है। तो थैंक यू वेरी मच बेटा। अब नेक्स्ट एपिसोड से अपन धारा विद्युत की चालू करेंगे। थैंक यू अगेन, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।